हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल डिस्कशन फॉर 16th ऑफ फरवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से एडिटोरियल को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द स्कूल क्लोजर इन इंडिया। आपको याद होगा मार्च 2020 दैट वाज द टाइम जिस टाइम कोविड आया था, और तब से जो हमारे स्कूल बंद हुए थे अभी तक वो स्कूल हमारे पूरी तरीके से ओपन नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्कूल क्लोजिंग का टाइम था वो काफी ज्यादा लंबा चल गया है। तो इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस कि जो सोसाइटी के इंपैक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं और उस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हर एक चीज के ऊपर हम काफी डिटेल के अंदर बात करेंगे। एंड द सेकंड थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज कास्ट डेटा। कास्ट डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये कास्ट डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर जो कास्ट डेटा का जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें सर्टन करनी होती है इस चीज से पहले, हर एक चीज को हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। देखिए, इसके अलावा दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द जेएनके का जो डिलिमिटेशन कमीशन है। आपको याद होगा इसके बारे में हमने काफी डिटेल के अंदर ऑलरेडी बात की हुई है, इसलिए हम इसको फिर से देखिए पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम सेम चीजों को दोबारा बात नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट इज की यहाँ पर वेंटिलेशन और एयर प्यूरिफायर के बारे में जो बोल रहा है। आपको याद होगा जो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मास्क का जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन का को भी काफी डिटेल के अंदर यहाँ पर कवर किया था। ठीक है, सो दीज टू आर ऑलरेडी कवर, इसलिए हम यहाँ पर स्कूल क्लोजर और कास्ट डेटा के बारे में प्रॉपर्ली बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक जहां पर हमें बात करनी है स्कूल क्लोजर के बारे में। देखिए, देयर इज अ डेटा। देखिए, जब कोविड यहाँ पर स्टार्ट हुआ था तो आपको याद होगा डिफरेंट कंट्रीज यानी जितने भी कंट्रीज है सबने अपने अपने स्कूल्स को बंद कर दिया था ताकि जो बच्चे हैं उनको कोविड इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ठीक है, कोविड के स्प्रेड से उनको बचाया जा सके। और सेकंड चीज क्या है, गैदरिंग को बंद करने के लिए स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। ऑलराइट, देखिए तो स्कूल को बंद किया गया, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे कोविड की जो सिवियरिटी है वो डिक्रीज हुई तो बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, अपने अपने स्कूल्स को ओपन कर दिया। नाउ यहाँ पर एक डेटा आया रिसेंटली जहां पर बोला गया कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जिनका स्कूल क्लोजिंग का जो टाइम है कोविड के कारण वो सबसे लंबा था। देखिए, द लार्जेस्ट कंट्री इज द जो ऐसी कंट्री जिसके पास सबसे लॉन्गेस्ट जो क्लोजर टाइम था दैट वाज युगांडा। ठीक है, युगांडा का स्कूल जो कोविड के कारण बंद हुआ था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। एंड अनफॉर्चुनेटली द सेकंड लार्जेस्ट इज इंडिया। मतलब इंडिया के यहाँ पर जो सेकंड लॉन्गेस्ट ऐसी कंट्री बन गई है जिसमें सेकंड लॉन्गेस्ट स्ट्रीक बन गया है कोविड के कारण स्कूल बंद होने का। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, ये मतलब ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर आप टोटल यहाँ पर हमारे पीरियड के बारे में देखेंगे तो अराउंड 82 वीक्स का पीरियड जो है हमने यहाँ पर सर्टन किया है। मतलब 82 वीक्स तक हमारे स्कूल ऑलरेडी अभी तक बंद है और अभी तक इसको ओपन करने की कोई बात नहीं की जा रही है। मतलब देखिए, कुछ स्टेट्स कहीं कहीं पर ओपन कर रही है, बट द पॉइंट इज कि द एंटायरिटी इन पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अगर फिर से एक बार स्कूल खुलने हो तो हम बता नहीं सकते हैं कि किस टाइम होने वाला है कि जिस टाइम पूरे इंडिया का स्कूल फिर से ओपन हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कूल क्लोजर के बारे में अगर आप समझेंगे तो बहुत चीजें बोली गई हैं, बहुत चीजें लिखी गई हैं, बहुत चीजें पब्लिश की गई हैं न्यूज़पेपर, मीडिया, हर एक चीज के थ्रू। बट द पॉइंट इज कि इसके बारे में जो एक्चुअल बातचीत है ना वो यहाँ पे कोई करना नहीं चाहता है। एक बहुत ही कम यहाँ पर डिस्कोर्स है कि क्यों एग्जैक्टली क्यों हमारे स्कूल अभी तक बंद है। देखिए, वी हैव द साइंटिफिक एविडेंस कि कोविड हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। वी हैव द साइंटिफिक एविडेंस की नंबर ऑफ केसेस लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। ओमिक्रॉन ज्यादा सिवियर नहीं है, बच्चों को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। डिस्पाइट दीज थिंग्स हमारे पास साइंटिफिक एविडेंसेस होने के बावजूद हमारे यहाँ पर जो स्कूल है वो क्यों नहीं खुल रहे हैं। तो ऑथर यहां पर 5 डिफरेंट रीजंस देते हैं। ठीक है, तो हम पांचों रीजंस को प्रॉपर्ली समझेंगे। द फर्स्ट रीजन इज मिस इन्फॉर्मेशन। नाउ ऑथर यहां पर बोलते हैं कि लोगों के बीच में जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा फैल गया। जैसे कि देखिए, कुछ लोगों के यहां पर आपने ये सब चीजें सुनी होंगी, दीज आर काइंड ऑफ डिस्कोर्सेस जो कि हर जगह फैल गई है, जहां पर बोला जाता है कि जो थर्ड वेव है वो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज कि हमें पहले बच्चों के वैक्सीनेशन का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही हम स्कूल्स को रीओपन करेंगे। तो पॉइंट इज कि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो फैल रहे हैं उसके कारण हमारे यहाँ पर जो बच्चों की जो लर्निंग है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट रीजन हो गया जो हो गया मिस इन्फॉर्मेशन। तो द सेकंड रीजन इज कॉल्ड एज कि जो पुअर पेरेंट्स हैं उनके वॉइसेस को सुन नहीं रहा है कोई। देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द हायर, जो हायर लेवल होता है वहां से डिसीजन लिया जाता है। तो जो रिच फैमिलीज होती है उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपको लगता है कि स्कूल्स ओपन करने चाहिए फिर नहीं करने चाहिए। द पॉइंट इज द रिच पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं। दे कैन अफोर्ड प्राइवेट ट्यूटर्स वगैरह, दे कैन अफोर्ड गुड कोचिंग मटेरियल्स ऑन जो ऑनलाइन मटेरियल्स वगैरह हैं वो सब। द पॉइंट इज कि वो तो अगर मतलब देखिए वो अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं तो दैट्स व्हाई दे से कि जो स्कूल्स अभी फिलहाल ओपन नहीं होने चाहिए। बट द पॉइंट इज कि उन एक छोटा सा सेक्शन जो है जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज है, एक रिच पेरेंट्स है, क्या वो लोग मतलब पुअर्स के बारे में सोचते हैं? क्या वो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं कि जो पुअर बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, स्कूल्स इज नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर लर्निंग बट दैट इज ऑल्सो प्लेस फॉर न्यूट्रिशन। आपको याद होगा जो मिड डे मील स्कीम है सिर्फ एक लर्निंग का एक मेथड नहीं है, एक खाने पीने का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। राइट, तो इस चीज के लिए जो पुअर्स लोग हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको रिच लोग नहीं समझते हैं। इसलिए रिच पीपल व्हेनेवर दे आर आस्क्ड दे सिंपली से कि स्कूल शुड बी क्लोज्ड। बट द पॉइंट इज कि जितने भी सर्वेस वगैरह हुए हैं, जब आप पुअर्स के से जाकर पूछते हैं तो पुअर एंड मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स हैं दे एक्चुअली वांट दैट द स्कूल शुड बी ओपन बिकॉज दे नो कि अगर स्कूल ओपन होगा उसके बाद ही जो बच्चे होंगे वो पढ़ने जा सकेंगे एंड ओनली आफ्टर दे गेट एजुकेटेड दे कैन कम आउट ऑफ दिस गरीबी एंड ऑल के जितना भी यहाँ पर विशेष सर्कल बना हुआ है उन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। सो एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि ऑल्दो रिच फैमिलीज नहीं चाहते हैं कि स्कूल्स ओपन हो, मतलब ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग जब तक कोविड खत्म नहीं होता है, बट एट दैट टाइम पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी हैं हु वांट कि स्कूल्स
फिर से ओपन होने चाहिए, बट द पॉइंट इज उनके वॉइसेस को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एवरी टाइम एक रिच पर्सन से जब पूछा जाता है कि वेदर द स्कूल शुड बी ओपन, और अगर वो नो बोलते हैं दैट मतलब स्कूल शुड नॉट बी ओपन, तो ध्यान से सोचिए तो जितने भी पुअर और मार्जिनलाइज लोग हैं जो कि प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका राइट टू एजुकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्फ्रिंज होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड रीजन इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ने जब कोविड आया भी, देखिए कोविड आया, कोविड गया, फिर कोविड आया, फिर कोविड गया, बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, स्पेशली एजुकेशन के सेक्टर को लेकर। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत ही डिलेड और बहुत ही इनसफिशिएंट यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। अगर आप देखेंगे कि साइंटिफिक मेथड्स को यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से इंक्रीज करने की कोशिश तो की गई है, बस बट जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको डिक्रीज करने का कोई भी यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिया गया। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन है, जितने भी यहाँ पर फेक न्यूज है, उन सबको यहाँ पर रोक सके। जब बोला जाता है कि ओमिक्रॉन के कारण जो बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हैं, तो यस बच्चे अफेक्टेड हैं, बट द पॉइंट इज कि नॉट टू अ ट्यून के बच्चों की डेथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। बच्चे यहाँ पर सिर्फ मतलब बच्चे ऑब्वियसली अफेक्टेड हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड। द पॉइंट इज कि वो एक वल्नरेबल पॉपुलेशन की उसके अंदर आते हैं, सो स्टेप शुड बी टेकन फॉर दैट ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिस इन्फॉर्मेशन हम स्कूल्स को ओपन ही ना करें, बिकॉज स्कूल्स को ना ओपन करना दैट इज अ बिगर थ्रेट एज कंपेयर टू स्कूल को ओपन करना। ठीक है, समझिए कुछ पॉलिटिशियंस यहाँ पर अपने अपने स्टेट के अंदर पॉलिटिकल गेम्स खेल रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग द ऑपोजिशन की स्कूल्स नहीं ओपन हो रहे हैं, पॉलिटिशियंस आर ब्लेमिंग ऑपोजिशन एंड ऑपोजिशंस आर बेसिकली ब्लेमिंग द रूलिंग पार्टी। इनका आपस में चल रहा है और उस सब के कारण यहाँ पर स्कूल रीओपनिंग जो हो रही है वो नहीं हो पा रही है, स्कूल रीओपनिंग फिर से यहाँ पर डिले हो रही है। ये हो गए हमारे तीन रीजंस। द फोर्थ रीजन इज कि गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया। देखिए आपको याद होगा कोविड-19 जब सेकंड वेव आया था, स्पेशली जो आपको याद होगा ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन का शॉर्टेज होने के कारण ज्यादातर लोगों को यह पता चल गया कि गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली रिलाई नहीं कर सकते हैं, उनको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट अगर बोले भी कि स्कूल खुल गए हैं, तो उसके बावजूद यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपना खुद से डिसीजन ले। जब कोविड पूरी तरीके से बंद हो जाए, कोविड के जो नंबर ऑफ केसेस है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाए, उसके बाद ही वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। द पॉइंट इज कि जो गवर्नमेंट है उसने अपना ट्रस्ट कहीं ना कहीं सेकंड वेव के अंदर रिड्यूस कर लिया था। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं रहा है और इस ट्रस्ट के रिड्यूस होने के कारण चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जहां पर देखा गया है कि एक तरफ तो देखिए मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है बहुत सारी जगहों पर, जहां पर बोल रहा है कि बच्चों को कोविड ज्यादा हो रहा है, लेट्स वेट फॉर कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो हो जाए, उसके बाद हम स्कूल पहुंचेंगे। एक तरफ तो ये जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैल रहे हैं, और सेकंड चीज ये है कि गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप ले भी रही है तो जो लोग हैं, जो नॉर्मल सिटीजन हैं, वो इस चीज को मान नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है, ऑथर के द्वारा ये बोलते हैं कि सिंपली अगर गवर्नमेंट अगर ट्राई करे, डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस प्रोवाइड करे कि क्यों स्कूल्स ओपन होने चाहिए, गवर्नमेंट यहां पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स वगैरह है उनसे बातचीत करे, उनसे कम्युनिकेट करे, कोविड का डेटा उनको दिखाए जाकर कि एग्जैक्टली ये देखिए कोविड का डेटा कैसे, मतलब कोविड किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद ये हेल्प करे। तो हो सकता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी जो बेसिकली एक टाइप की मेंटालिटी है, जो मतलब जो भी वो सोच रहे हैं वो सब चीजें चेंज हो और वो फिर से अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट करे। बट द पॉइंट इज यहाँ पर देखिए दिक्कत यह है कि कोविड-19 का जितना भी डेटा है वो सबका सब ऑप्टिमल है, मतलब बहुत ही लो स्टैंडर्ड डेटा है, प्रॉपर डेटा वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेटा को यहाँ पर अंडर रिपोर्ट किया हुआ है, मतलब वो प्रॉपरली अपने डेटा को यहाँ पर शो नहीं करते हैं। द पॉइंट इज कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट अपने डेटा को शो नहीं कर रहा है, अपने कोई अगर गवर्नमेंट है अपने डेटा को शो नहीं कर रहा है, तो हाउ कैन इट ये बात ये बोल सकता है कि जो सिटीजन है उसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट शोइंग द रियल डेटा। और उसके बाद अगर बोलेगा कि लोग उसके ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं, देन दैट थिंग इज नॉट गुड, राइट। नाउ ये तो हो गए चार रीजंस। नाउ द लास्ट रीजन जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट बताते हैं वो ये होता है, जो मतलब ऑथर बताते हैं वो ये है कि रीओपनिंग के बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं हो रही है। ध्यान से सोचिए कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट, प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड का केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, बट अगर ध्यान से सोचिए जनवरी 2021 दैट वाज द टाइम जिस टाइम फर्स्ट वेव पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, मतलब फिनिश हो चुका था। फर्स्ट वेव अगर फिनिश हो गया था और आपको याद होगा सेकंड वेव को आने में अराउंड मार्च या फिर अप्रैल लगे थे, राइट, अप्रैल 2021 तक आया था। द पॉइंट इज कि जो 2 से 3 महीने का हमें कूलिंग ऑफ पीरियड मिला था, वी डिड नॉट इवन टॉक्ड अबाउट रीओपनिंग द स्कूल्स। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ने कमिटमेंट शो नहीं की। अगर गवर्नमेंट कमिटमेंट शो करती है, यहाँ पर एटलीस्ट स्कूल्स को ओपन करने की कोशिश करती, तो लोगों के अंदर एक इन्फॉर्मेशन आता है कि ठीक है हाँ गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोविड यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। देखिए दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि कोविड का सेकंड वेव आ गया, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज यू शुड हैव एटलीस्ट द विल ना। अगर आपके पास विल पावर नहीं होगा तो फिर आप चीजों को करेंगे कैसे? आपको यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने होंगे, यू हैव टू टेक द टफ कॉल्स यहाँ पर, बिकॉज अगर आप देखिए अगर आप पैंडेमिक के कारण बच्चों का स्कूल यहाँ पर स्कूल एजुकेशन को पूरी तरीके छोड़ देते हैं, तो फॉर सम पीपल इट माइट बी जस्ट कि ठीक है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट अगर आप उन बच्चों के बारे में सोचेंगे, देयर एक्चुअली एंटायर करियर इज एट देयर स्टेक।
उनका जी देखिए जो उनका चाइल्डहुड होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड, दैट इज एक्चुअली द मोस्ट मोल्डेबल पीरियड। वो ऐसा टाइम होता है जिसको आप मतलब एक बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर टाइप में उनको मोल्ड कर सकते हैं, उनको आप अच्छा एजुकेशन देकर आप उसको एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, या फिर आप उसको छोड़ करके एक मतलब एक गलत रास्ते पे मतलब जाने के लिए आप उसको मजबूर कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि स्टेप्स हमें अभी लेने होंगे। एंड पैंडेमिक यस पैंडेमिक इज अ बिग थ्रेट, बट द पॉइंट इज कि वी नीड टू टैकल डिफरेंट इश्यूज एट द सेम फ्रंट। हमें हर चीज को यहाँ पर साथ लेके चलने की जरूरत है। वी कैन नॉट जस्ट सिट एंड रिलैक्स कि जस्ट बिकॉज पैंडेमिक है इसलिए हम कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हो गया यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द सोसाइटल इंपैक्ट्स कि हमारे स्कूल क्लोजर के कारण डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात तो ये बोले जा रहा है कि जब भी आप रिच फैमिली से या फिर जो वेल ऑफ फैमिली से उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, दे डू नॉट स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ पुअर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो व्हेनेवर वी आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स, वी नीड टू आस्क फ्रॉम द रिच प्लस पुअर पेरेंट्स। जो ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ है और ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वी नीड टू आस्क फ्रॉम दोज। मतलब दोनों से पूछने की जरूरत है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से पूछ लिया एंड देन वी से कि हमने पूरे के पूरे इंडिया का यहाँ पर एक टाइप का ओपिनियन ले लिया है। दिस इज नॉट राइट। सेकंड चीज देखिए, पहला इंपैक्ट तो ये हो रहा है कि जो रिच फैमिलीज हैं वो डायरेक्टली जो पुअर फैमिलीज हैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल रही हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। सेकंड चीज देखिए, ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज के ऊपर हैं, जैसे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके ऊपर स्कूल के बंद होने का और ज्यादा इंपैक्ट पड़ गया है। उनकी लर्निंग, उनकी जो कैपेबिलिटीज थे डिफरेंट चीजों को सीखने की, वो सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है। थर्ड चीज देखिए, एक चीज जो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है हमारे इंडिया के अंदर वो ये है कि स्कूल क्लोजर को यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन से मतलब मैच किया जा रहा है। मतलब कि स्कूल क्लोज हो गया है तो क्या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है? दिस इज द मेन थिंग। क्या हमारा एजुकेशन इज ऑल अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस? इज इट? नो इट्स नॉट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझिए कि हमारा जो लर्निंग लॉस है दैट कैन नॉट बी एक्चुअली एड्रेस्ड सिंपली कि बच्चे एक्स्ट्रा क्लास जाएंगे और उनका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपली उनका मतलब उनका जो भी स्टडीज वगैरह जो छूट गई थी वो सब कंप्लीट हो गई। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर एक बच्चा 8th क्लास के अंदर है, ठीक है, जस्ट सपोज ही इज इन क्लास 8 एंड ही हैज टू गो इन क्लास 9, द पॉइंट इज अगर वो 8th क्लास पूरी तरीके से कोविड के कारण स्कूल नहीं गया है तो क्या सिंपली इसका मतलब ये बनता है कि 8th क्लास का सिलेबस उसने कंप्लीट नहीं किया है? नो, इट इज नॉट लाइक दिस। इसका मतलब है कि 8th क्लास के अंदर जो जो चीजें उसको सीखनी चाहिए थी, द लर्निंग रिक्वायरमेंट्स जो जो उसकी थी, जो कि आगे जाकर उसको हेल्प करने वाली थी इन क्लास 9th 10th एंड 12th। द पॉइंट इज कि 8th क्लास इज अ फाउंडेशन क्लास। 8th क्लास एक बेसिक क्लास है। अगर आप 8th क्लास को अगर आप कहीं ना कहीं स्किप कर देंगे तो आपकी 9th क्लास की जो भी आपकी लर्निंग आउटकम्स है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। द सेम थिंग इज हैपेंड यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर बच्चों की सबसे बड़ी चीज ये है कि हम यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, पेरेंट्स आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस कि हमारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट द पॉइंट इज द प्रॉब्लम इज नॉट द सिलेबस कंप्लीशन, द सिलेबस कैन बी कंप्लीटेड, बट द पॉइंट इज द टाइम लॉस्ट। जो टाइम यहाँ पर लूज हो रहा है ना, दैट इज द मेन प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक है, टाइम लूज हो रहा है, उसके कारण जो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। इट इज नॉट द सिलेबस जो कि डिक्रीज हो रहा है, लर्निंग कैपेबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आपको ये चीजें समझनी होगी। नाउ बजट के अंदर यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। बजट यहाँ पर बोलता है कि बच्चों का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके लिए वी नीड टू स्टार्ट सम टीवी चैनल्स। उन्होंने 1 क्लास 1 टीवी चैनल स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारे पास राइट नाउ 12 टीवी चैनल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको इंक्रीज करके 200 चैनल्स तक मतलब इंक्रीज किया गया है अंडर अ प्रोग्राम कॉल्ड एज ई विद्या। Now, we have a scheme called as प्रधानमंत्री विद्या जो कि रिसेंटली बजट के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बोला गया है कि ऑनलाइन विद्या प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब विद्या मींस एजुकेशन। तो सिंपल सी बात, टीवी के थ्रू मतलब टीवी चैनल्स के थ्रू यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में उनका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगेन आप सोचिए, दिस हैज एंडेड अप इक्वेटिंग द लर्निंग विद सिलेबस कंप्लीशन। क्या लर्निंग इज इक्वल टू सिलेबस कंप्लीशन? क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब है कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड एवरीथिंग? नो, इट इज नॉट राइट। सिलेबस कंप्लीशन कैन नॉट बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग कैपेबिलिटीज, द बेसिकली कैपेसिटी टू लर्न समथिंग। देखिए, इफ यू टीच अ पर्टिकुलर पर्सन एबीसी ना, इफ यू टीच अ पर्टिकुलर चाइल्ड एबीसी, देन अगर आपने उसको एबीसी सही से समझा दिया तो उसके बाद वो सिंपली आप मतलब जाकर ऑटोमेटिकली बाकी चीजें सीख सकता है। ही कैन गो ऑन और वो जाकर फिर वर्ड को फॉर्म करना सीख सकता है। बट द पॉइंट इज अगर आपने सिंपली बोल दिया कि देयर इज अ बुक ऑफ अल्फाबेट एंड यू जस्ट गो और आप जाकर उस पर्टिकुलर बच्चे को पूरी की पूरी बुक मतलब बुक वो एक बार कंप्लीट करा दो, तो क्या उस बुक को कंप्लीट कराना, क्या उस अल्फाबेट के बुक को कंप्लीट कराना इज इक्वल टू टीचिंग देम द एबीसी? No, it is not, right? ABC teach करना ज्यादा important as compared to this particular book को complete कराना. Even if that particular person has not completed this particular book, but if he knows कि how to use these particular ABCs to form words, then the task is done. तो वो job जो है वो already मतलब complete हो जाएगा. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. लर्निंग इज नॉट इक्वल टू सिलेबस कंप्लीशन एंड यू मस्ट लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, लर्निंग इज इक्वल टू कैपेबिलिटीज. लर्निंग कैपेबिलिटीज को हमें इंक्रीज करना है ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी कैपेसिटी के ऊपर फिर से इंक्रीज कर सके, मतलब उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सके चीजों को सीखने की. ठीक है, तो आई होप आप मतलब इन चीजों को समझ गए. अब देखिए, गवर्नमेंट ने जो ई विद्या स्कीम के थ्रू यहाँ पर जो डिफरेंट टीवी चैनल स्टार्ट किए गए हैं, जब इस चीज का असेसमेंट लिया गया, तो पॉइंट इज देयर इज अ सर्वे कॉल्ड एज स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग. यानी कि स्कूल इसका फुल फॉर्म है, मतलब एक टाइप का एक्रोनिम है. उसके जब एक टाइप का
सर्वे किया गया तो उसमें ये पाया गया कि जो टीवी बेस्ड एजुकेशन होता है दे आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत कम इफेक्टिव है, दे आर कंप्लीटली इनइफेक्टिव बिकॉज चिल्ड्रंस दे डोंट टेंड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ टीवी टू एजुकेट देमसेल्व्स। ऑब्वियसली अभी के टाइम में मोबाइल है, देयर इज लैपटॉप्स, द पॉइंट इज कि टीवी एजुकेशन को भी बहुत कम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट नाउ। देखिए अगले कुछ हफ्तों के अंदर डेफिनेटली स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीने डेफिनेटली द स्कूल्स विल रीओपन, बट द पॉइंट इज कि हम बच्चों को अपने सिंपली यहाँ पर नहीं भेज सकते। वी नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। देखिए यहाँ पर सिर्फ बच्चे नहीं है जिनको यहाँ पर अप्रोच की जरूरत है, यहाँ पर हम जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे फंक्शनरीज हैं, उन सबको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज करना होगा। एंड जो हमारे ऑथर है उन्होंने यहाँ पर 4 स्टेप यहाँ पर अप्रोच को एक टाइप से वो किया, प्रोपोगेट किया। फर्स्ट इज कॉल्ड एज PERI, यानी कि प्रिपेयर, इंगेज, रीइमेजिन एंड इनोवेट। इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। प्रिपेयर का मतलब है कि हमें सिंपली रेडी होना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि अब हम स्कूल एजुकेशन को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए जितने भी प्लानिंग्स वगैरह है उन हर एक चीज को करना होगा। वी नीड टू क्रिएट सम रोड मैप्स, वी नीड टू क्रिएट सम स्ट्रेटजीज, डिफरेंट प्लान्स वगैरह, हर एक चीज को करके हमें इस चीज को आगे लेकर जाना होगा। सेकंड चीज, अगर हमें आगे जाकर पैंडेमिक बढ़ता भी है और हमें स्कूल क्लोज करना पड़ता है तो फर्स्ट उसके लिए भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया वगैरह हमें प्रॉपर्ली डेवलप करना होगा, और किस तरीके से हमें स्कूल को क्लोज करना है उसको मतलब वो भी डिसाइड करना होगा। देखिए इफ देयर इज अ कोविड अगेन, जस्ट सपोज कि 4th वेव आता है, ठीक है, लेट्स मतलब होप कि ऐसा कुछ नहीं हो, बट अगर 4th वेव आता है जस्ट सपोज कि तो मान लीजिए कि ऐसा ना हो कि पूरे इंडिया में एक साथ यहाँ पर स्कूल्स बंद करने पड़ जाए। देखिए जहां पर केसेस आ रहे हैं वहां पर आप सिंपली स्कूल्स बंद कर सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड। तो वो ये सब चीजें हमेशा डिसेंट्रलाइज मैनर पर आप मतलब डिसीजन ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। ऐसे डिसीजन आपको कभी भी सेंट्रल लेवल पे नहीं लेने चाहिए कि पूरे स्कूल का पूरी कंट्री के अपने स्कूल्स बंद कर दिए। दैट इज नॉट गुड। दोज प्लेसेस जहां पर कोविड के इफेक्ट ज्यादा नहीं है वहां पर तो एटलीस्ट स्कूल चलने दो ना, राइट। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो प्रिपेयर कैसे करना है, हमें इन सब चीजों से करना है। यहाँ पर जो ऑथर है वहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर बोलते हैं देखिए फिलहाल कोविड से ज्यादा, मतलब कोविड जितना बच्चों को इंपैक्ट कर रहा है उससे ज्यादा जो इंपैक्ट कर रहा है वो डेंगू कर रहा है, मलेरिया कर रहा है, डायरिया कर रहा है। तो पॉइंट इज कि अगर हम कोविड के कारण यहाँ पर स्कूल बंद कर रहे हैं फिर तो हमें डेंगू, मलेरिया और जो डायरिया है उसके कारण भी स्कूल को बंद करना होगा। लेकिन हम इनके लिए तो स्कूल बंद नहीं करते। तो अगर हम इनके लिए स्कूल बंद नहीं करते हैं तो कोविड के अगेंस्ट में हमें फाइट करना है। वी डोंट हर बार हम जाकर स्कूल बंद करके नहीं बैठ सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट वेव जो कि हम 2020 के अंदर हमने ऐसा स्टेप लिया था, बट वी कैन नॉट एवरी टाइम गो और हम जाकर फिर स्कूल्स को बंद कर दें, बिकॉज वो हमारे सोसाइटल इंपैक्ट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा एजुकेशन कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप समझ गए, दिस कॉल्ड जो हमारा पी था, पी कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ई। ई यानी कि इंगेज। इंगेज को समझते हैं। देखिए इंगेज का सीधा सा मतलब ये है कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स है सबसे हमें बातचीत करनी होगी। बेट पेरेंट्स, ठीक है, देखिए पेरेंट्स हो गए, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, स्कूल्स हैं, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, हर एक के साथ हमने बातचीत करनी होगी। और कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह हो रही है उसको पूरी तरीके से बंद करना होगा, ताकि इन पर्सन एजुकेशन यानी कि जो ऑफलाइन एजुकेशन है उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हम यहाँ पर इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली अगर आप पुअर सेक्शन से देखेंगे तो उनके लिए लर्निंग, देखिए जो स्कूल है दैट इज नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट दैट इज एक्चुअली ऑल्सो फॉर जो न्यूट्रिशन वगैरह है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिड डे मील स्कीम के बारे में, तो वो वाली चीज देखिए यहाँ पर अगर स्कूल बंद हुए तो वहां पर सिर्फ इनकी लर्निंग बंद नहीं हुई है, बट साथ ही साथ उनका जो न्यूट्रिशन है उसका भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो इस चीज को हमें फिर से यहाँ पर ओपन करने की जरूरत है। उसके लिए आंगनवाड़ी, प्री नर्सरी, नर्सरी स्कूल, हर एक चीज को यहाँ पर फिर से ओपन करने की जरूरत है। इसलिए हमें यहाँ पर इंगेज करने की जरूरत है। ठीक है, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट पी, वी हैव टॉक्ड अबाउट ई, लेट्स मूव ऑन टू द आर। आर का मतलब है रीइमेजिन। देखिए रीइमेजिन करना होगा हमें एवरी फैसेट ऑफ स्कूल फंक्शनिंग, हर एक चीज है, यानी कि हमें कुछ वेंटिलेशन को इंक्रीज करना होगा, जो लर्निंग मेथड्स है उसमें कुछ अच्छे स्टेप्स लेकर आने होंगे। ठीक है, स्पेशली जो ऐसे बच्चे जो कि पुअर सेक्शन से है और जिन्होंने ऑलरेडी ड्रॉप आउट कर दिया है, मतलब कोविड के कारण जिनकी पढ़ाई पूरी तरीके से छूट गई है, जैसे कोई चाइल्ड लेबर के अंदर मतलब गया हुआ है, ठीक है, या फिर मतलब पॉइंट इज कि जो फंस गया इन सब चीजों के अंदर, उन सब चीजों को बाहर निकालना होगा। फिर से हमें एक सोशियो पॉलिटिकल उनको एक डिस्कोर्स प्रोवाइड करना होगा, एंगेजमेंट प्रोवाइड करना होगा, ताकि वो फिर से अपने एजुकेशन को फिर से रीस्टार्ट कर सके। बिकॉज देखिए अगर हमने ऐसे ही बिना इन बच्चों को यहाँ पर इंक्लूड किया कर ये चीजें स्टार्ट कर दी तो सोचिए हमारा जॉब कंप्लीट नहीं होगा, ओनली हाफ डन होगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके कोविड के कारण जिनकी एजुकेशन छूट गई है, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, उनको हम वापस सेम लेवल पे लेकर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। एंड फाइनली वी नीड टू इनोवेट। वी नीड टू इनोवेट कि हम किस तरीके से जो बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है उसको हम किस तरीके से कंपनसेट कर सकते हैं। हम देखिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर कंपनसेट करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये बहुत ही नैरो अप्रोच हो जाएगा कि हम सिंपली नंबर ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है उससे 6 महीने पहले स्टार्ट कर देंगे। ये सब बहुत ही नैरो अप्रोच है। हमें यहाँ पर सिलेबस कंप्लीशन नहीं कराना है। वंस अगेन हमें यहाँ पर कराना है बच्चों की लर्निंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है।
है. सो वी नीड टू गो विद द टाइम, वी नीड टू मूव विद द पेस ऑफ द टाइम, एंड द पॉइंट इज कि हमें बच्चों की कैपेबिलिटीज को धीरे धीरे और ज्यादा इंप्रूव करना होगा. ठीक है, हमें सिर्फ सिलेबस की कंप्लीशन पर ध्यान नहीं देना होगा, जैसा हमने काफी बार बात की है. ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए, हमें अगर आप समझोगे स्कूल को, स्कूल इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू लर्न या फिर कंप्लीट सिलेबस. द पॉइंट इज कि स्कूल इज ऑल्सो अ प्लेस जहां पर बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर अपने बच्चों जो बेसिकली अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलते हैं. देखिए, स्कूल के अंदर सिर्फ उनका नॉलेज बिल्डअप नहीं होता है, उनके साथ उनका इमोशनल जो वेलबींग है, सोशल, कॉग्निटिव, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एवरी सिंगल थिंग इज बिल्ट अप इन स्कूल. राइट, ये सब चीजें देखिए पढ़ाई से नहीं आती, ये सब चीजें यहाँ पर आती है कम्युनिकेट करके, ये सब आती है इंटरेक्ट करके, ये सब आती है फ्रेंडशिप से, ये सब आती है सोशलाइज करके. तो ये सब जो चीजें हैं ना, इन सब चीजों को अगर आपको आगे लेकर जाना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना होगा वो है कि स्कूल को ओपन करना होगा इन ऑफलाइन मोड. ठीक है, अब हम कुछ वे हेड समझते हैं कि एग्जैक्टली में क्या क्या करना है. ऑलराइट, देखिए, सबसे पहली बात तो एवरी गवर्नमेंट को, बीट सेंट्रल गवर्नमेंट, बीट स्टेट गवर्नमेंट, किसी को भी यहाँ पर पहली बात तो कुछ स्मॉल टर्म्स प्लान बनाने होंगे, कुछ मिड प्लान बनाने होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाने होंगे, ताकि हम अपने जितने भी बच्चे हैं हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उन सबके ओवरऑल चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस कर सके. ठीक है, फर्स्ट चीज तो ये हो गया. उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजिक मेथड्स लेने होंगे, कुछ इनोवेटिव थिंकिंग वगैरह करनी होगी, और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें कि लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए. हमें ऐसा नहीं चाहिए कि जो आज काम कर रहे हैं कल काम ना करें, हमें कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए. उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप की जो पुअर और जो मिडिल क्लास की फैमिलीज है उन सबको बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ाना होगा, मतलब समझाना होगा. बिकॉज देखिए, एक चीज समझना होगा कि क्वालिटी एजुकेशन जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू उनकी गरीबी से बाहर आने का सिंपल रास्ता. अगर एक बच्चे, पर्टिकुलर बच्चा जो कि पुअर फैमिली से है बट ही गेट्स एजुकेटेड, अच्छे से एजुकेशन लेता है वो, ठीक है, एंड ही गेट्स इनटू अ, जस्ट सपोज कि वो एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाता है, ही कैन एक्चुअली पुल आउट हिज फैमिली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो भी गरीबी एंड ऑल है उससे बाहर निकल सकते हैं. राइट, तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम में जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि सबसे ज्यादा ह्यूजली इंपैक्टेड थी. इस चीज को रिड्यूस करना है, अगर हमें इनके जो इंपैक्ट है उसको रिड्यूस करना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन, उनको हमें प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, अब एक चीज और आपको यहाँ पे समझना है कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा जो इशू रहा है वो ये है कि जो पिछले 2 साल से जब से कोविड आया है तब से हमने पहली बात तो स्कूल को बंद रखा है, और सेकंड चीज हमने उसको रीओपन करने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन दिखाई है. उसके कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है. बट ये हमारी सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जितने भी स्पेशली जो पुअर लोग हैं, जो कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कि स्कूल के ऊपर नॉट जस्ट फॉर नॉलेज बट ऑल्सो फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड ऑल के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, उनके लिए हम जल्दी से जल्दी स्कूल को ओपन करें. देखिए, ये हमारे लिए सिर्फ एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं होना चाहिए कि हम करें या फिर ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें इसको बहुत जल्दी करना है, अर्जेंटली इसको करना है, जितने भी स्कूल्स थे उसको फटाफट ओपन करना है. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल. आई होप आपको काफी डिटेल के अंदर प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यहां हम बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कास्ट सेंसस. रिसेंट कॉन्टेक्स्ट आपको याद ही होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो ओबीसी का जो कोटा था 27% का कोटा ऑल इंडिया कोटा के अंदर, उसको यहां पर अपहेल कर दिया. वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट बोला. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जितने भी, जैसे ओबीसी आप सिंपली मान सकते हैं, ओबीसी जो हैं उनको अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट अ एक्सेप्शन टू आर्टिकल 15. आर्टिकल ये आपको याद होगा, आर्टिकल 15 क्या है, ये सिंपली राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है. द पॉइंट इज कि राइट टू इक्वालिटी का सिर्फ एक ये टाइप का एक्सेप्शनल केस नहीं है कि इसको हटाकर हम यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली राइट टू इक्वालिटी का एक्सटेंशन है जहां पर हम इनको भी इक्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ देयर इज टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज कॉल्ड एज इक्वालिटी एंड वन इज कॉल्ड एज इक्विटी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी? सिंपल वर्ड्स में आपको मैं वो बताता हूं. जस्ट सपोज देयर आर 3 पीपल, ठीक है, ए बी एंड सी. अब मान लीजिए तीनों को अगर आपको इक्वालिटी देना है, मतलब तीनों को अगर आप इक्वली ट्रीट करना है, तो व्हाट यू डू इज सिंपली आप सबको 100 रुपए दे दीजिए. ठीक है, 100 रुपए दे दिया आपने, दैट इज कॉल्ड एज इक्वालिटी. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, जस्ट सपोज कि ए के पास पहले से 20 रुपीज थे, जस्ट सपोज बी के पास पहले से 50 रुपीज थे, एंड जस्ट सपोज सी के पास पहले से 70 रुपीज थे. ठीक है, अब आपने 100 रुपए तीनों को दे दिए, दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी, सिंपल वर्ड्स में. ऑलराइट, अब समझते हैं इक्विटी क्या होता है. देखिए, इक्विटी मींस कि अगर तीनों के पास 20 50 70 है, जस्ट सपोज देखिए ये सब भूल जाइए कि 100 रुपीज दिए थे. द पॉइंट इज कि मान लीजिए कि ए के पास ऑलरेडी 20 रुपीज है, बी के पास 50 रुपए है और सी के पास 70 रुपीज ऑलरेडी प्रेजेंट है. इक्वलिटी मींस, देखिए, इक्वालिटी का मतलब तो हो गया सबको आपने इक्वल दे दिया, मतलब 100 रुपए आप आगे फिर से सबको दे देंगे. नाउ इक्विटी मींस कि अगर आपको सबको सेम लेवल पे लेके आना है, व्हाट इज सेम लेवल, जस्ट सपोज कि सबको आपको 100 रुपीज के लेवल पे लेके आना है, तो ए नीड्स टू बी गिवन 80 रुपीज, राइट, बी नीड्स टू गिवन 50 रुपीज एंड सी नीड्स टू गिवन 30 रुपीज. दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी, मतलब सबको सेम लेवल पे लेके आना. द सेम थिंग हमारा यहाँ पर आर्टिकल 15 यहाँ पर सिग्निफाई करता है. हमारे यहाँ पर इक्वालिटी के ज्यादा, मतलब इक्वालिटी से ज्यादा हमारे इक्विटी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, जहां पर बोला जाता है कि जो बैकवर्ड सेक्शन है उसको उठा करके बाकी सेक्शंस के ऊपर लेकर आना है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कराते हो, ठीक है, तो ऑल्दो यू से कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर सबको यहाँ पर फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट डू यू रियली थिंक कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है? देखिए, ऑल्दो एग्जाम्स के अंदर जाकर हर एक पर्सन साथ में एग्जाम दे सकता है, दैट्स फाइन, बट द पॉइंट इज कि जो सोशल एनवायरमेंट
एनवायरमेंट मिला है, जो बैकग्राउंड का जो मतलब जितने भी हेल्प वगैरह मिली है जो एक रिच पर्सन को एज कंपेयर टू अ पुअर पर्सन, दैट कैन नॉट बी मतलब उसको हम मतलब इक्वल तो नहीं बोल सकते ना। देखिए जस्ट सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, ठीक है, व्हेनेवर आई से रिच फैमिली आई एक्चुअली मीन कि वेल ऑफ फैमिली से, मतलब जो चीजों को अफोर्ड कर सकता है। सो जो चीजों को अफोर्ड कर सकता है, ही कैन सिंपली गो फॉर प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ही कैन गो टू प्राइवेट कोचिंग्स, ही कैन गो टू ही कैन एक्चुअली अफोर्ड डिफरेंट टाइप की मोबाइल्स, टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स वगैरह, ही कैन एक्चुअली गेट एक्सेस टू डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन एजुकेशन, डिफरेंट कोर्सेज वगैरह। नाउ जस्ट थिंक अबाउट द पुअर पर्सन, व्हेनेवर आई से पुअर आई सिंपली मीन अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड मतलब दीज थिंग्स, ठीक है। तो पुअर पर्सन ही कैन नॉट अफोर्ड डिफरेंट टाइप की प्राइवेट ट्यूशंस, नो कोचिंग्स, नो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोबाइल। देखिए हो सकता है कि मोबाइल हो बट ही कैन नॉट यूज द पर्टिकुलर मोबाइल सेम सेंस में जिस तरीके से एक रिच पर्सन कर सकता है। द पॉइंट इज कि क्या दोनों इक्वल हैं? देखिए ऑल्दो एग्जाम्स दोनों इक्वली दे रहे हैं, बट क्या दोनों को पीछे जो बैकग्राउंड की जो सपोर्ट मिल रहे हैं क्या बेसिकली वो चीजें इक्वल है? नहीं है, राइट। देखिए बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो रिच फैमिली से आता है, जो एक वेल ऑफ फैमिली से आता है, उसको अनकॉन्शियसली यहाँ पर उसकी जो सोसाइटी होती है, जो उसकी जो फैमिली होती है, वो उसको अनकॉन्शियसली ट्रेन कर रही होती है, बचपन से उसको ट्रेन कर रही होती है, ठीक है। उनको सिर्फ यहाँ पर गुड एजुकेशन नहीं मिल रहा होता है, बट आसपास का जो उनका एनवायरमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है, आसपास का जो उनका सोसाइटी होता है वो काफी अच्छा होता है, इसके कारण उनको अनकॉन्शियसली काफी ज्यादा ट्रेन किया जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अ पुअर सेक्शन। ऑब्वियसली एक पुअर पर्सन जो होता है उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग हो सकता है कि बहुत अच्छा ना हो, बिकॉज उसकी फैमिली के अंदर बहुत पैसे नहीं है, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू स्टडिंग, उसको साथ में काम भी करना पड़ता है। उसकी हो सकता है उसके आसपास का समाज जो है बहुत अच्छा ना हो, ठीक है, आसपास बहुत अच्छे जो लिटरेट लोग ना हो, तो आसपास सोशल लेवल्स वगैरह हो, राइट, कुछ मतलब अच्छे लोग ना हो आसपास, तो उसको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट इज कि इस पर्सन को जो कि बहुत ज्यादा रिच नहीं है, जो बहुत ज्यादा पुअर है, उसको अनकॉन्शियसली ट्रेन नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आती है सबसे बड़ी यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन आती है, एंड दैट कम्स की जो रिच लोग हैं उनको अनकॉन्शियसली ट्रेन किया जाता है और वो आगे निकल जाते हैं एज कंपेयर टू जो पुअर लोग होते हैं। नाउ देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके पास भी एक सिमिलर फिलॉसफी थी। वो भी यही चीजें बोलते थे कि अगर देखिए अगर हमें गवर्नमेंट को मतलब जितने भी लोग हैं अगर सबको हमें इक्वल मतलब देना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, तो सबसे पहली बात जो नीचे है उनको उठा के हल्का ऊपर करना पड़ेगा। इसलिए लोअर कास्ट के अंदर रिजर्वेशन का यहाँ पर एक कंसेप्ट लेकर आते हैं। बट देन केम द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज दिस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन? सिंपल वर्ड्स में आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक टाइप का वो है रिजर्वेशन है। बट देखिए अगर आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफी ज्यादा ऑपोजिशन वगैरह आए हैं, ठीक है। देखिए ऑपोजिशन करना इज नॉट अ बैड थिंग, द पॉइंट इज कि यू शुड हैव वैलिड पॉइंट्स फॉर दैट, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कास्टलेस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि कास्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप समझेंगे जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया था। ही सेड कि देखिए जो कास्टलेसनेस वाले जो बात करते हैं ना, जो कास्टलेसनेस का जो कंसेप्ट है, दैट इज एक्चुअली अ कंसेप्ट ऑफ द प्रिविलेज सोसाइटी। मतलब जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी है, उनकी एक टाइप का ये कंसेप्ट है। सिर्फ वो अफोर्ड कर सकते हैं कि कास्टलेसनेस ना हो। अगर वो कास्ट ना हो तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द पॉइंट इज कि दोज इंडिविजुअल्स हु आर एट द लोअर क्लास लेवल, जो नीचे वाले लेवल पे है, अगर उनको आप कास्ट की आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो उनको फिर रिजर्वेशन कैसे मिलेगा? उनको फिर हल्का फुल्का जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट कैसे मिलेगा? द पॉइंट इज कि वो तो फिर और ज्यादा पीछे हो जाएंगे ना, राइट। आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना दैट इज गुड। आप अच्छी बात है, आप रिजर्वेशन कर रहे हैं या रिजर्वेशन नहीं ले रहे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट द पॉइंट इज कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल को ही, मतलब अगर हम पूरी तरीके से कास्ट को हटा देंगे और जो जिस पर्टिकुलर लेवल पे है उसको उस लेवल पे छोड़ देंगे, तो ध्यान से सोचिए, दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी जो हम मतलब कहीं ना कहीं वो कर देंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे, जहां पर जो सबसे पुअर सेक्शन है वो सबसे नीचे जाएगी और सबसे मतलब ज्यादा पॉपुलेशन उनकी होगी, मिडिल क्लास फैमिली बीच में होंगी और जो रिच फैमिली होंगी ऑल्दो बहुत कम होंगी, बट दे विल बी एट द टॉप, और वो वहां से हटेंगे नहीं। जो पुअर फैमिलीज होंगी वो दे विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद दीज गाइज, राइट। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। इस चीज को हमें फाइट करने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आना होता है। बट यहां पर बोला जाता है कि ऐसे लोग जो कि कास्ट सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं बिलीव भी करते हैं, वो भी बहुत ही ब्लाइंडली इन सब के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों? देखिए बिकॉज उनको पता है कि अभी के टाइम में कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। अगर आप कास्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन ले भी रहे हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो। अगर आप अभी के टाइम में देखेंगे, देखिए अभी 5 स्टेट्स के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे पहले भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इलेक्शन चल रहा होगा। जस्ट ट्राई एंड आप मतलब एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी कास्ट बेस्ड डिसीजन है, जितने भी कास्ट को जो हवा दी जाती है, जो कास्ट को यहाँ प्रमोट किया जाता है, वो किस टाइम में किया जाता है? दैट इज ऑफन डन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन, बिकॉज कास्ट को एक वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स कास्ट के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि इंडिया जो चाह कर भी कास्ट सिस्टम को यहाँ पर अपने यहाँ से बाहर नहीं निकाल पा रही है। अगर आपको याद होगा महाराष्ट्र ने कुछ मतलब आई गेस लास्ट ईयर वहां पर इंदिरा सोनी केस को यहाँ पर उन्होंने वो कर दिया था, ब्रीच कर दिया था। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा सोनी केस? इंदिरा सोनी केस ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर टोटल जो अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन है दैट कैन नॉट बी मोर देन 50%, मतलब टोटल नंबर
नंबर ऑफ पोस्ट जितने भी है उसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, सिंपल वर्ड्स में। बट महाराष्ट्र ने क्या किया, वहां पर मराठा कम्युनिटी को वहां पर ऑलमोस्ट 70% उन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया। मतलब मराठा कम्युनिटी को देने के बाद टोटल जो रिजर्वेशन है वो 70% के आसपास हो गया। तो पॉइंट इज कि उन्होंने इंदिरा सोनी केस को यहाँ पर पूरी तरीके जो यहाँ पे इंदिरा सोनी का जो जजमेंट था उसको पूरी तरीके से वायलेट कर दिया। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, बट द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर केस एक्चुअली शोज कि महाराष्ट्र या फिर कोई भी स्टेट है वो किस लेवल तक जा सकता है अपने खुद के स्टेट के अंदर जो भी कास्ट पॉलिटिक्स है उसको यहाँ पर अपीज करने के लिए, जो डिफरेंट कास्ट वगैरह है उनको अपीज करने के लिए उन्होंने ये चीज देखा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही आराम से उसको समझिए। देखिए स्टेटमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो ये बोलते हैं कि व्हेन मोर पीपल एस्पायर फॉर बैकवर्डनेस इंस्टेड ऑफ फॉरवर्डनेस द कंट्री इटसेल्फ स्टैग्नेट्स व्हिच सिचुएशन इज नॉट इन अकॉर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। समझ गए? देखिए सिंपल वर्ड्स में समझिए कि अगर हमारे लोग, देखिए नॉर्मल केस में क्या होना चाहिए, हमारे सोसाइटी के लोग जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, राइट, आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। बट अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ज्यादा लोग यहाँ पर बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज जो पीछे लोग हैं, जो मतलब जो कास्ट सेंसस के जो पीछे है, मतलब जो नीचे है कास्ट के अंदर है, जो लो कास्ट के लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। सिंपल वर्ड्स में उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो रिजर्वेशन को बेनिफिट को अवेल करने के लिए, वो फायदा लेने के लिए लोग हमेशा पीछे की तरफ जा रहे हैं, लोग आगे नहीं जा रहे हैं। लोग, अगर आप देखेंगे कि अभी के टाइम में इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर SC ST का अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। दे आर नॉट मतलब वो इस बात के रेडी नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी में रह के फाइट करे। द पॉइंट इज, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी चीजें हैं जनरल के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। ज्यादा से ज्यादा हमारी सोसाइटी के लोग अभी SC ST का सर्टिफिकेट बना रहे हैं, बीट एक टाइप का गलत सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बट द पॉइंट इज दे आर ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। तो अगर वो बनवा रहे हैं इसका मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि वो फॉरवर्ड जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंट रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब फाइनली हम ऑथर के द्वारा समझते हैं कि डेटा कलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो अगर आपको सिटीजंस के डिफरेंट फेथ को रिस्टोर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डेटा कलेक्शन कीजिए और आप शो कीजिए कि एग्जैक्टली कौन से कास्ट के कितने लोग हैं। देखिए जब भी आप यहाँ पर डेटा को मतलब एक जगह पर लेकर आएंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको एक्चुअली समझ आएगा कि किस पर्टिकुलर कास्ट के लिए आपको कितने इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो लेने हैं फिर नहीं लेने। देखिए आप प्लीज 2 मिनट के लिए उसको साइड में छोड़ दीजिए कि इंडिया के अंदर कास्ट होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। द पॉइंट इज कि राइट नाउ वी हैव कास्ट, हमारी कास्ट है, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, एंड वी नीड टू डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। इफ वी नीड टू डील दिस पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम देन वी नीड अ पर्टिकुलर होलिस्टिक अप्रोच, और वो होलिस्टिक अप्रोच हमारा यहाँ पर ये आना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर्ली उसको डेटा कलेक्शन करना चाहिए, हमें उस चीज को प्रॉपर्ली एनालाइज करना चाहिए, और उस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे हमें डिफरेंट टाइप की पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए। राइट नाउ अगर आप समझेंगे डिफरेंट STs इन सबको तो कहीं ना कहीं हमारे सेंसस के अंदर इंक्लूड किया जाता है, बट OBCs आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और यहां तक कि अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था जहां पे उन्होंने ये बोला था दैट सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। देखिए अब ध्यान समझिए, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का मतलब क्या है। देखिए कास्ट का एक सेंसस लिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, सोशल का मतलब है सामाजिक बेसिस पे, इकोनॉमिक का बेसिस है मतलब जो पैसे वगैरह होते हैं उसके बेसिस पे। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अंदर ये पर्टिकुलर सेंसस किया गया था, बट इस चीज को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है और इसको एक फॉल्टी और अनरिलायबल बताया, और इसको जितना भी इसका डेटा है वो पब्लिक डोमेन में उसको रिलीज नहीं किया गया। पॉइंट इज, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसको मतलब क्यों ना इसको रिलीज नहीं किया गया, बिकॉज हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम इतने ज्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि अगर ये चीज बाहर आ गई तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसे कम्युनिटीज जो राइट नाउ रिजर्वेशन की डिमांड नहीं कर रही है, रिजर्वेशन नहीं मांग रही है, वो लोग भी अपने रिजर्वेशन को मांगना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज आपको समझनी होगी, कुछ इसके प्रोज भी है, कुछ यहाँ पर इसके कॉन्स भी है। प्रोज यहाँ पर ये होगा कि हमें एक प्रॉपर एक एनालिटिकल वो मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा जिसको बेसिकली यूज करके हम डिफरेंट टाइप की पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। बट सबसे बड़ा कॉन ये होगा कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज जिनको जब मालूम चलेगा कि ऑब्वियसली वो कास्ट में पीछे की तरफ है तो ऑटोमेटिकली उस चीज के अगेंस्ट वो डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ कुछ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कमीशंस आए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ कमिटीज बैठे हुए हैं जो कि बैकवर्डनेस से डील करती है। पहले तो मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन बोलता है कि देखिए अगर आप किसी पर्सन से जाकर पूछते भी है कि वो किस पर्टिकुलर कास्ट का है या फिर कास्ट से रिलेटेड जो भी उसके क्या क्या उसके पास नॉलेज है, तो पॉइंट इज कि देखिए वो जो भी नॉलेज देगा ना वो हमेशा अपने पर्सनल नॉलेज के बेसिस पे देगा, एंड हु नोस की जो पर्सनल नॉलेज है वो बायस्ड है या फिर नहीं है। वो तो अपने डिसीजन हमेशा बायस्ड जो भी मतलब उसकी खुद की व्यूज होंगे मतलब वही देगा ना वो, राइट। तो अगेन ये पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। सेकंड चीज, इंदिरा सोनी क्यूज जो कि 1992 के अंदर आया था उसके अंदर भी ये बोला था कि हर एक स्टेट को बैकवर्डनेस का एक टाइप का डेटा शो करना होगा, उसके बाद ही एक पर्टिकुलर किसी कास्ट वगैरह है, कास्ट के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन वगैरह लिया सकता है। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर किसी स्टेट को किसी कास्ट के बेनिफिट के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए उसको प्रॉपर असेसमेंट करना होगा, उसके पहले प्रॉपरली इवेल्युएट करना होगा और उसके बाद ही उसके अगेंस्ट कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक पीरियोडिक रिव्यू की जरूरत है। यहाँ पर हमें टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करते रहने की जरूरत है ताकि कुछ चीजों को हम चेंज कर सके।
इसके बेसिस पे एक यहाँ पर लॉ है दैट इज कॉल्ड एज एनसीबीसी जो एक्ट है हमारा, उसके अंदर ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर 10 साल के अंदर एक यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बॉडीज बनानी चाहिए जो कि इस लिस्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज करेगी, और वो सारी की सारी कास्ट या फिर वो सारी की सारी कम्युनिटीज जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया है और जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है, मतलब जो अब गरीब नहीं है, उनको इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए। ये चीज किया गया है, बट द पॉइंट इज दिस एक्सरसाइज हैज नॉट बीन डन टिल डेट। अभी तक इसको एक बार भी ऐसा नहीं किया गया। अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे 2021 के जब सेंसस होने वाला था, आपको याद होगा 2011 के अंदर लास्ट सेंसस हुआ था और 10 साल के बाद नेक्स्ट सेंसस होता है, यानी कि 2021 के अंदर होगा। तो पॉइंट इसकी कोविड के कारण ऑल दो ये चीज नहीं हुआ है, बट देखिए तो 2021 सेंसस जब हुआ था उसके अंदर ये बोला गया था कि एससी और एसटी का डेटा तो उसके अंदर होगा ही, बट साथ में ओबीसी का डेटा भी इंक्लूड करना चाहिए। बट अगेन इस चीज के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, और जैसा मैंने आपको बताया जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके ऊपर भी यहाँ पर डिमांड की गई है, बट अगेन जो गवर्नमेंट ने पिछला वाला एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बार वाले के लिए भी फिलहाल के लिए वो कर दिया है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसको फिलहाल वो कर दिया है, मना कर दिया। ना देखिए कास्ट डेटा है वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करने में काफी हेल्प कर सकता है, डिफरेंट जो पॉलिसी ग्रुप्स है, डिफरेंट जो एनजीओ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफी हेल्प कर सकता है, जहां पर वो ये बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कास्ट को इंपॉर्टेंस मतलब चाहिए और किसको नहीं चाहिए किसी भी टाइप का पॉजिटिव सपोर्ट। मतलब स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस कास्ट को हेल्प करनी चाहिए फिर किसको नहीं करनी चाहिए, वो आपको तभी मालूम चलेगा जब आपके पास एक प्रॉपर वो होगा, डेटा होगा, राइट। और अगर डेटा होगा आपके पास तो साथ ही साथ आपको देखिए इस रिसर्च के अलावा किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, इसके अलावा आपको उस पर्टिकुलर किस कास्ट को कितना मिल रहा है उसकी इफेक्टिवनेस भी आपको कहीं ना कहीं वो हो जाएगी, मालूम चल जाएगी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो रिजर्वेशन वगैरह की डिमांड्स होती है वो बहुत ही वायलेंटली होती है। सोचिए अगर किसी रिजर्वेशन की डिमांड यहाँ पर वायलेंटली होती है तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स का बेसिस बनाएगा। ठीक है, और जब भी इलेक्शन वाले टाइम आएंगे तो हमेशा उस कास्ट को फिर अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करना स्टार्ट कर देगा डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है। तो रिजर्वेशन की जो डिमांड है वो हमेशा नीड बेस्ड होनी चाहिए, और सेकंड चीज वो डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जिसका मन कर रहा है वो जाकर वहां पर रिजर्वेशन की डिमांड करना स्टार्ट कर दे। देखिए रिजर्वेशन इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर कुछ लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट से वो कोशिश करती है नो अपलिफ्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट कोशिश करती है, अगर वहां पर अपलिफ्ट नहीं सोचिए अगर वो अपलिफ्ट ही नहीं हो पाएंगे तो फिर फायदा क्या होगा इस चीज का, राइट। तो इसलिए हमें एक बेसिकली एक नीड बेस्ड डिमांड करनी चाहिए, और सेकंड चीज डेटा ड्रिवन डिमांड करने की जरूरत है। थर्ड चीज जितने भी यहाँ पर डेटा वगैरह होने चाहिए वो बहुत ही इंपार्शियल डेटा होने चाहिए, और वो एक रिसर्च के बाद बनने चाहिए ताकि मालूम चल सके एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए कितनी पुश की रिक्वायरमेंट है, मतलब किस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना अपलिफ्ट करना है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कि इट इज नॉट रिजर्वेशन दैट क्रिएट्स द डिवाइड। देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड हो रखा है, जो भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह हो रखे हैं, जो भी हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है, डिविजन्स है, वो रिजर्वेशन के कारण नहीं है, बट रिजर्वेशन का जो मिसयूज हो रहा है उसके कारण है। हम गलत तरीके से जो रिजर्वेशन को परसीव कर रहे हैं, जो गलत तरीके से हम रिजर्वेशन को यूज कर रहे हैं उसके कारण है। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों टॉपिक्स। आई होप आपको दोनों टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।